कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, झारखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 18 नवंबर से 7 फरवरी 2014 तक मत्स्य बीज उत्पादकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। BAU में 18 से 20 नवंबर तक होगा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों का सम्मेलन। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 नवंबर 2013 से 7 फरवरी 2014 तक हर जिले के मछली बीज उत्पादकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार सेक्टर 2 धुरवा रांची में होगा। जो मछली बीज उत्पादक इस कार्यशाला में भाग लेना चाहते हैं वो अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से कार्यशाला कार्यक्रम की सूचना प्राप्त कर वहीं आवेदन देकर नाम सूचीबद्ध कराएं और निर्देश के अनुसार कार्यशाला में भाग लें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 18 से 20 नवंबर तक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों का सम्मेलन होगा। सम्मेलन का विषय कृषि विश्वविद्यालयों से केंद्र और राज्य का संबंध है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य एवं घरेलू सुरक्षा में केंद्र और राज्य के संबंध को मजबूत करना है। इस आयोजन का उद्घाटन राज्यपाल करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि कृषि शिक्षा सचिव A अय्यप्पन होंगे। जो किसान सब्जी फसल बैंगन की खेती कर रहे हैं वो अपने फसल को तना छेदक और फल छेदक कीट से बचाने के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाएं। फसलों को कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए प्रायः कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। कई दफा इन दवाओं का मिट्टी और उत्पाद पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बैंगन फसल को तना छेदक और फल छेदक कीट से बचाने के लिए एक नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और वो है खेत में जाली लगाना यानी फेरोमोन ट्रैप। बैंगन में जो कीड़ा लगता है तना छेदक और फल छेदक, उसको बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप को खेत में लगाते हैं। तो उसमें जो फल छेदक और तना छेदक जो कीड़े लगते हैं उनकी जो है आपके खेतों में जो है प्रकोप नहीं हो पाता है और आपकी फसल जो है अच्छी बनी रहती है। जो किसान फलदार फसल सतालू की खेती करना चाहते हैं वो नवंबर महीने तक इसका पौधा लगा सकते हैं। किसान सतालू के बेहतर उत्पादन के लिए शरबती, फ्लोरिडासन, अर्ली अंबर, शान-ए पंजाब या सफेदा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई फलदार फसल सतालू की खेती के लिए कंकड़ीली या दोमट मिट्टी वाले खेतों का चयन करें। ढलुआ जमीन हो तो कंटूर आकार और समतल जमीन हो तो वर्गाकार बगीचा लगाएं। पौधों के बीच 5 गुणा 5 मीटर की दूरी रखें। सतालू के बेहतर उत्पादन के लिए शरबती, फ्लोरिडासन, अर्ली अंबर, सफेदा और शान-ए पंजाब नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। सूर्यमुखी का दाना निकालने के लिए किसान सूर्यमुखी थ्रेशर नामक कृषि उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इस थ्रेशर से परंपरागत तरीके से दाना निकालने की तुलना में 50% मजदूरी की बचत तथा 30% संचालन खर्च में बचत होती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने जा रहे हैं जिनके खेतों में लहलहाती हुई फसल ही उनकी सफलता का प्रमाण है। एक किसान है जिनका सीधा सिद्धांत है खूब मेहनत करो और उपज बढ़ाने में जो भी मददगार तकनीक हो उसे जरूर अपनाओ। इन्हीं से आज हम मिलेंगे और जानेंगे इनकी फसल और खेती का तरीका।
कि हमारे यहाँ रेगुलर हमारा इससे पहले बैगन था 6 एकड़ में, अभी हमारा 6 से 7 एकड़ में हमारा फूलगोभी लग रहा है। और फूलगोभी जो है लगभग इसमें 15 से 16 हज़ार पौधे 1 एकड़ में लगते हैं, तो लगभग 1 लाख पौधा अपना लग रहा है। नर्सरी हमारा तैयार है, बिछड़ा तैयार है और इसका उत्पादन हमको 15 दिसंबर से लेकर के जनवरी 15 फरवरी तक निकलता रहेगा, क्योंकि क्रमबद्ध में हमने उसका नर्सरी भी डाला है और क्रमबद्ध तरीके से हमारा फसल भी निकलेगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2250 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 2750 रुपए से 5250 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 2200 रुपए, चना 3800 रुपए से 4400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 4700 रुपए से 5500 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3325 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 4000 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो किसान भाइयों, इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की। बिल्कुल बिल्कुल झुमकी बहन, अभी जानकारी है जो हम देने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी शरद ऋतु है और हमारे जो किसान भाई हैं वो शरद ऋतु में मछली पालन भी करते हैं। लेकिन शरद ऋतु में अगर मछली पालन कर रहे हैं झुमकी बहन,
तो मछलियों का खास ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल तो हम कैसे रखें उसका खास ध्यान, शरद ऋतु में किन किन सावधानियों को बरतें ताकि जो हमारा मछली है उसका विकास हो सके, वो अत्यधिक उन्नत हो सके। इस विषय पर हम जानकारी लेकर आए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एच.एन. द्विवेदी जी। जैसा कि हमेशा नई जानकारियों के साथ हम आपके बीच आते हैं और आज हम आए हैं मत्स्य पालन और उसके विशेष किन किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है। तो जी हाँ, इन तमाम जानकारियों को लेके हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर एच.एन. द्विवेदी सर। जैसा कि सर अभी बरसात खत्म ही हुआ है और शीत का प्रवेश हो चुका है। जी। और ऐसे में हमारे किसान भाई खास तौर पे मछली पालन पे किन किन बातों का ध्यान रखे और किस तरह से वो आगे की मतलब प्रक्रिया को बढ़ा सके। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। किसान भाइयों को विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी नहीं फैले। बीमारी फैलने से रोकने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको कैसे पहले से ही उपचार करके रखा जाए। तो उसमें चूना का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। ज़्यादा चूना का प्रयोग नहीं करें, 50 kg प्रति एकड़ का प्रयोग कर लें जाड़े के दिनों में। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग अपने घर को दीपावली छठ में पुचाड़ा करते हैं, उसी तरह से मछली के घर को भी पुचाड़ा कर दें और उसका घर बढ़िया रहे, नीट एंड क्लीन रहे। यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या प्रक्रिया है, कैसे करेंगे, क्या नियम है? ऐसा है कि कुछ नहीं करें, बहुत सरल तरीका है। कोई भी चूना लेके, भखरा चूना हो, कली चूना हो, भखरा चूना जो सबसे सस्ता चूना मिले उसे घोल लें और घोल के उसको पानी में छिड़काव कर दें। अगर बेहतर हो तो 25-25 kg 2 बार में करके पूरा पानी में घोलते जाएं और उसमें डालें। ऐसा सूखा करके एक जगह नहीं डालें, ऐसा करना अच्छा रहेगा। जैसे तालाब के आकार के अनुसार भी मतलब चूने का इस्तेमाल किया जाता है। जी, मैं तो बताया ना कि 1 एकड़ में 50 किलोग्राम। हाँ, एक बार में भी इस्तेमाल पानी में घोल के कर सकते हैं या 2-3 बार में, जब जैसा क्षमता के अनुसार, लेकिन 2-4-10 रोज के अंदर में इसे कर लेना चाहिए। तब आता है खान पान खादों का इस्तेमाल। ये विशेष है तरह से जानकारियाँ मिलनी चाहिए ताकि हमारे जो किसान भाई है उसका पालन कर सके। जैसा कि सब हम लोग जानते हैं कि मछली भी खाना खाती है। क्या खाती है इसके बारे में जानकारी बहुत लोगों को कम है। तो मछली का प्रमुख रूप से प्राकृतिक रूप से भोजन होता है प्लवक। वह जंतु प्लवक भी हो सकते हैं और वनस्पति प्लवक भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वनस्पति प्लवक को बढ़ाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक उत्पाद हो उसकी मात्रा यदि बढ़ेगी तो उसके बढ़ने से जंतु प्लवक भी बढ़ेंगे और मछलियों को भरपूर भोजन मिलेगा, वनस्पति प्लवक के रूप में भी और जंतु प्लवक के रूप में। अब बात रही कि तो वनस्पति प्लवक बढ़ाया कैसे जाए, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धान की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, उसमें खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप तालाब में भी प्लवक की खेती करें, जो मछली का मुख्य रूप से भोजन है। प्लवक की पर्याप्त मात्रा होगी तो मछली का उत्पादन भी पर्याप्त होगा, काफ़ी होगा और आराम से 10 क्विंटल प्रति एकड़ किया जा सकता है, एकदम आराम से। लेकिन किसान भाई आप सोचते होंगे कि मत्स्य पालन करें तो मिश्रित रूप से, जैसे मछली के अलग अलग क्वालिटी होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्या उन मिश्रित रूप से भी कर सकते हैं क्या? एकदम मिश्रित रूप से उसका मत्स्य पालन में किया ही जाता है। हाँ, उसकी विशेषता यह है कि एक ही प्रजाति नहीं करके 5-6 प्रकार की प्रजातियां एक साथ पाली जाती, जिसमें से उनको लेयर में बांट दिया जाता है। जितना भी पानी है तो ऊपर में ऊपरी तल का ऊपरी लेयर हो गया, बीच में मध्यम लेयर हो गया जिसको कॉलम लेयर कहते हैं, और सबसे नीचे का तल का लेयर कहते हैं, बॉटम जिसको कहते हैं। तो मछलियाँ का अलग अलग अपना इकोलॉजिकल नीचे जो कहलाता है, वह अलग अलग प्रवास है उसका और अलग अलग खाने की हैबिट होती है और एक दूसरे से लड़ती नहीं है। और सभी मछलियाँ शाकाहारी हैं, प्लवक खाती हैं, वनस्पति प्लवक हो चाहे जंतु प्लवक हो, या फिर डेड एंड डिकेइंग जो माने सड़ते गलते रहता है तलहटी में, उसको भी खाती हैं। तो कतला ऊपर में रहती है, रोहू बीच में रहती है, मृगल नीचे रहती है। यह एक उदाहरण बताए। और साथ साथ अब विदेशी मछलियाँ भी पाली जाती हैं। सिल्वर कार्प वो कतला के साथ ऊपर में रहती है। फिर इसके बाद ग्रास कार्प, वो घास खाती है। अगर तालाब में घास हो जाए तो टोटल घास को उचर जाएगी।
तो इसलिए ग्रास कार्प का उपयोग जरूर करें जहाँ पर तालाब में घास हो, जहाँ निकालने में दिक्कत हो रही हो, और नीचे में जहाँ मृगल रहती है वहाँ कॉमन कार्प रहती है। मछली अगर ज़्यादा है और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको ऊपर से पूरक आहार, जिसको कृत्रिम आहार आप जैसे बता रहे थे, उसको पूरक आहार कहना थोड़ा ज़्यादा व्यवहारिक प्रतीत होता है। तो पूरक आहार के रूप में बाहर से कोई भी खाना उसको दिया जा सकता है, सरसों का खल्ली, चावल का कोढ़ा या किचन का कोई भी वेस्ट जो है उसको दिया जा सकता है। कोई भी अनाज जो आढ़त में है, घुन गया है या इस ढंग का है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसको भी पिसवा के दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे ऐसे किसान हैं जो कि अभी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भी मत्स्य पालन करें और उससे रोजगार बढ़ाएं, तो उनका छोटा सा अगर कोई तालाब है, शुरुआती दौर में जब करे, कम पूंजी में करे, तो क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? अपने जिला मत्स्य कार्यालय में जाएं, एक मिश्रित मत्स्य पालन का एक पंपलेट लें और आसपास के मत्स्य मित्र, मत्स्य बीज उत्पादक से संपर्क करें और कहीं से तालाब का सफाई हल्का करा के थोड़ा सा चूना का प्रयोग करके उसमें मछली का बीज पर्याप्त मात्रा में ज़रूर डाल दें। ऐसे बताते चलें कि यदि फ्राई डाल रहे हैं तो आप 5,000 6,000 प्रति एकड़ फ्राई अगर डालें उसमें तो अच्छा फ़ायदा होगा। यदि फिंगरलिंग डाल रहे हैं, बड़ा सीड डाल रहे हैं मछली का करीब 3 से 4 इंच का, तो आप 2,000 2,500 3,000 तक उसको डाल सकते हैं प्रति एकड़। और इसके बाद जैसा प्रबंधन बताया जाएगा किताब में आपको मिलेगा, या प्रशिक्षण में जानकारी लेंगे, या आपके प्रशिक्षित मत्स्य मित्र, मत्स्य कृषक, मत्स्य बीज उत्पादक जो जानकारी देंगे, जिला मत्स्य कार्यालय से जो जानकारी मिले वैसे आप आगे बढ़ जाइए और करिए। तो बिल्कुल, अब मछलियाँ जब हम पालते हैं उसको बाजार में किस तरह से उनको ले जाएं और किस तरह से उनको मुनाफा मिले, ये भी थोड़ा बताएं। हाँ, एकदम। जैसा कि आप जाने पिछला बार पंजाब में आलू इतना ज़्यादा हुआ और कैसे किसान को क्या रेट मिल रहा था, छुपा हुआ नहीं रहा। टमाटर जब आम आदमी का होता है तो क्या रेट हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मछली में ऐसी कोई भी बाधा असुविधा मार्केटिंग का आज की तिथि में नहीं है। ताज़ी मछलियां हाथों हाथ बिक जाती हैं। अगर कहा जाए तालाब से निकाल के हाट तक जाते जाते वो मछली लुटा जाती है, जो लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, यानी हाथों हाथ बिक जाती है। तो मछली बिक्री आज की तिथि में झारखंड में कोई समस्या नहीं है। झारखंड की जो जलवायु है, मौसम है, हमेशा इनकी मिजाज बदलती रहती हैं। इसमें हमेशा किसान भाई ये डर से महसूस करते हैं कि मत्स्य पालन करें, सब्जी पालन, हमेशा उनको डर सा रहता है। तो उन परिस्थिति में किसान भाई कैसे उभरे, बाहर कैसे आए और कैसे फिर हिम्मत करें कि हम। यह बात सही है कि क्लाइमेट के शिफ्टिंग के कारण, जलवायु के परिवर्तन के कारण कभी पानी आगे कभी पीछे। अभी जस्ट दुर्गा पूजा के समय 9वीं 10वीं अष्टमी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पड़ा, जिसके कारण बहुत से तालाब के बांध टूटे और निकल गए पानी। लेकिन बहुत जगह पानी पर्याप्त मात्रा में हुआ। तो ऐसी स्थिति में लोगों को एक सबक लेना चाहिए कि हम बेहतर खूब सुंदर बांध बनाएं तालाब को, जहां मछली रह रही है। पानी आने की समुचित व्यवस्था करें, जितना लेना है उतना लें। निकलने की भी समुचित व्यवस्था करके बना के इनलेट आउटलेट जिसको कहते हैं अवश्य बनाना चाहिए। और तालाब को बेहतर ढंग से प्रबंधन करने की ज़रूरत है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि धान में समय पर पानी नहीं पड़ा तो अच्छा धान नहीं हो पाता है। लेकिन मछली पालन में लेट से ही पानी यदि हो गया तो उसमें मछली का बीज कहीं से लाकर आप आज के आज डाल दो। प्रशिक्षण की बात आती है तो किसान भाई और हमारी जो किसान महिलाएं हैं खास तौर पे, ये प्रशिक्षण की अवधि कैसी होती है जो लेना चाहेंगे और कहाँ पे, मतलब किस तरह से वो प्रोसेस है? ये प्रशिक्षण मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरमा में होता है। वो बहुत ही प्रमुख स्थल हो गया है आज के तिथि में। सभी ग्रामीण जो मत्स्य कृषक भाई हैं जानते हैं, चर्चाएं आम हैं और महिलाएं भी आती हैं। मैं महिलाओं को आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप भी सशक्त रूप से सक्रिय भागीदारी इस मछली पालन में निभाएं। कहीं बिना आपके भागीदारी के कोई भी आंदोलन गांव में, गांव की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकती। इसलिए आपका सदैव स्वागत है। महिला सशक्तिकरण के रूप में आप अवश्य आगे हैं। किसान भाइयों, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा रखती हूँ कि इस तमाम जानकारियों से आप मत्स्य पालन करेंगे और आप कामयाब भी होंगे और सफलता के साथ आप रोजगार भी अच्छे से करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। वाह,
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जानकारी है ना। लेकिन और भी जानकारी है झुमकी बहन, और वो जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए है। लेकिन कारू दादा भी आ गए। आइए आइए कारू दादा, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। तब आज कुछ खास जानकारी? हाँ, ये है कि सोचते आ रहे थे कि जो हम अपना दलहन वाला जो खेत है मेरा, देखने की आते हैं तो कि ठीक है हम खेती करते हैं, राहर लगा देते हैं, मसूर लगा देते हैं, दलहन फसल लगा देते हैं और अच्छी उपज भी कर लेते हैं। लेकिन इसका और कैसे हम इसका माने मूल्य प्राप्त करें और इससे कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाएं, इसका संवर्धन कैसे करें मूल्य का, ये अब सोचते आ रहे थे। बोले ठीक है, अभी तो हमारे भाई लोग आएंगे ही, वो हमको जानकारी देंगे, तो चलो उन्हीं से पूछ लेंगे। एकदम सही बात किसान भाई, बिल्कुल दादा ने जो बात कही है वो बातें आप पर भी लागू होती हैं। किसान मेहनत करके, पसीना बहा करके खेतों से सोना उपजाता है, अन्न उपजाता है, दलहनी फसल भी आप उपजाते हैं। तमाम तरह की जो दलहनी फसल है वो हमारे झारखंड के किसान भाई उगाते हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे किसान भाइयों से झुमकी बहन कि अगर हम जो भी फसल उगाते हैं उस फसल का अगर हमें मूल्य प्राप्त न हो तो वो मेहनत बेकार जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो हम कुछ ऐसा करें कि हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं, उसके मूल्य संवर्धन के लिए काम करें। तो उसका मूल्य संवर्धन कैसे हो सकता है, ये बात हमारे किसान भाइयों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए हम जानकारी देते हैं, कारू दादा की भी चिंता दूर करते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आ रही हैं अंजलि मिश्र जी, तो आइए जानकारी ले लेते हैं। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है दलहनी फसलों का मूल्य संवर्धन कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद की एक वैज्ञानिक श्रीमती अंजलि मिश्रा जी। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मूल्य संवर्धन क्या है। किसी भी फसल के मूल्य को बढ़ा देना, उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया करें जिससे कि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए। तो ऐसी प्रक्रिया, मूल्य में वृद्धि मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, या तो उस फसल की क्वालिटी में वृद्धि करें या फिर आप उससे पैसा प्राप्ति में ज़्यादा करें। दोनों ही विधि से आप मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। दलहनी फसल की जहाँ तक बात है तो किसान भाई क्या कर रहे हैं, अभी फसल उपजा तो ले रहे हैं लेकिन उन्हें स्टोरेज की कमी या किसी और कई कारणों से उसे फसल का सही मुनाफा किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। ये मुनाफा किसान के बदला बिचौलिए को चला जा रहा है। और ये हमारा मेन उद्देश्य है कि किसान भाई समृद्ध होएं और उनकी पूंजी बढ़े। इसके लिए मूल्य संवर्धन तकनीक अपनाएं ताकि वो जो फसल का मूल्य है सीधा किसान को मिले। इसके लिए क्या करना है कि वो मूल्य संवर्धन में कई प्रक्रियाएं आती हैं। जैसे कि आप जब खेत में है सब दलहनी फसल जब खेत में लगे होते हैं तो उसी समय आप तुड़ाई 80% जब फसल पक जाते हैं उस समय ही उनकी कटाई कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि दलहनी फसल में जैसे कीड़े हैं, कुछ भी हैं, वो लग के फसल को बर्बाद कर सकते हैं। उनसे बचने के लिए 80% पकने पे हम उसको काट लेते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, फिर उसको पिटाई करके उसके दाने को निकाल लेते हैं और उसको सुरक्षित रखने के लिए उसकी नमी को 10% से नीचे किया जाता है और ताकि वो लंबे समय तक भंडारित किया जा सके और उचित समय आने पर किसान उसको बेच के उसका मूल्य सही ढंग से प्राप्त कर सके। प्रसंस्करण की क्या विधि है और हमारे किसान भाई इसे कैसे अपनाएं? जैसे प्रसंस्करण में तो कई विधि हैं। पहले तो ये है कि आप हर एक दाल का अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि ये चने की दाल हम लेते हैं तो ये तो कोई भी दलहनी फसल जो है प्रोटीन से भरपूर होता है। तो चने की दाल में भी प्रोटीन की मात्रा है, ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन में है। तो सोयाबीन में चूँकि उसका इनहिबिटर जो होता है, इंट्रिंसिक इनहिबिटर होता है, जो कि किसान को वो पचने में मदद नहीं करता है इनहिबिटर होने से, इसलिए उसको दलहनी रूप में हम लोग ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं। उसका मुख्य रूप से हम लोग 80% जो है उसको तिलहनी में करते हैं। इसलिए इसको गोल्डन बीन भी कहा गया है, ताकि क्योंकि ये कभी कभी दलहनी में भी 10 से 20% उपयोग में लाया जाता है और 80% इसका तेल उपयोग किया जाता है। और जैसे कि दलहनी फसल में बाकी बच गया आपका चना, तो जैसे चना का आप डायरेक्ट बेचेंगे बाज़ार में, तो यदि आपको चना 40 से 50 रुपए किलो है
तो उसका मूल्य संवर्धन करेंगे आप। जैसे घर में लाके आप, आजकल क्या है, अंकुरित अनाज का चलन हो गया है, सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस हैं, ध्यान दे रहे हैं, इसलिए जब हम उसको अंकुरित कराते हैं तो वो विटामिन और एंजाइम से रिच हो जाता है, जिसके चलते वो स्वास्थ्य के लिए वर्धन हो गया। जैसे योगा का भी चलन है, योगा करने के बाद भी अंकुरित फलों को, अंकुरित दानों को खाना चाहिए। उसमें चना है, मूंग है, मड़की भी आता है और कई सब्जी ये दलहनी फसल आते हैं। तो ये पहला तो ये हुआ। दूसरा ये है कि चना से हम सत्तू बना सकते हैं। उसको सत्तू बनाए, फिर उसके आजकल बाज़ार में भूंजा बिकता है, डायरेक्ट सारे भूंजा मिलते हैं, तो चना का भूंजा भी बेच सकते हैं। जो चना हमको 40 से 50 रुपये किलो है, जब उसका भूंजा हम बेचते हैं तो सीधा 100 रुपया हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि उसका मूल्य सीधे दुगना हो जा रहा है। जैसे हम 50 रुपये किलो का चना लेते हैं, उसमें ये सत्तू बनाए, बेसन यदि बनाते हैं तो 70 रुपये किलो हो गया। इसे यदि फिर हम ये सत्तू बनाते हैं तो वो भी 75-70 इस तरह मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा उसका हम प्रसंस्करण करेंगे उसका मूल्य उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे मूंग का दाल है तो उसका हम भुजिया बना सकते हैं, या दालमोट टाइप का डायरेक्ट भूंज के ये करके बना सकते हैं। और जब प्रसंस्करण हम करें तो उसमें पैकेजिंग का विशेष ध्यान रखें। पैकेजिंग इतना सुंदर होना चाहिए कि ग्राहक को लुभा ले। जैसे उड़द की दाल है, उससे भी दही बड़ा बनते हैं। अभी इडली और डोसा इसका खास करके काफ़ी प्रचलन है, हर एक बाज़ार में, हर एक मोहल्ले में, हर एक इसमें मिल रहा है। इसके लिए महिलाएं अच्छा अपनाकर जीविका अपनाने के लिए महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा ये स्रोत हो सकता है। जैसे कि उड़द की दाल को जब हम चावल के साथ 4:1, 4 और 1 के अनुपात में मिला के उसको बनाते हैं, तो उससे हम डोसा तैयार करते हैं, जिसका कि मूल्य हमें 50 से 60 रुपया बाज़ार में मिलता है, और जो डायरेक्ट हम दाल से उतना मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी दलहनी फसलों का मूल्य संवर्धन के बारे में। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, बात समझ में आई? एकदम जो हम सोचते हुए आ रहे थे वो सभी समस्याओं का हल निकल गया। तो किसान भाइयों, आपको भी बात समझ में आ गई होगी कि हम अपने दलहनी फसलों का मूल्य संवर्धन कैसे करें। और ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान भाई हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो इस पर जरूर गौर फरमाएंगे। बिल्कुल फरमाएंगे और बहुत ही लाभ उठाएंगे। बिल्कुल। तो लेकिन चलते चलते एक हम जानकारी और दे दें अपने किसान भाई बहनों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। मध्यम जमीन में खाली हुए खेतों की जुताई करके विभिन्न रबी फसलों की बुआई अनुशंसित विधि से करें। दलहनी फसल की बुआई के समय बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। जो किसान गेहूं की खेती करना चाहते हैं वो धान कटने के बाद अविलंब खेत की तैयारी करें और बीज तथा उर्वरक का भी इंतजाम कर लें। चलिए, ये जानकारी भी काफ़ी अच्छी थी और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। लेकिन किसान भाइयों, अब हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो शेष होने जा रहा है, तो आखिर में हम अपना पता बताते हैं। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा आपने। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम दूरदर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।